पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डोईवाला में मानसून को लेकर हुई बैठक, एसडीएम ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। पौड़ी में हत्या के 1.5 महीने बाद भी नहीं हुई एफआईआर दर्ज, ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। सितारगंज सिडकुल की गुजरात अंबुजा फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में नए व्यवसाय को लेकर व्यापारियों में रोष, बाजार बंद। नैनी झील में जा रहे गंदे पानी को लेकर हाईकोर्ट ने जल संस्थान अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। सीएम धामी के मंत्रिमंडल में शामिल युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा का ग्राफ सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। अन्य मंत्रियों की अपेक्षा सौरभ बहुगुणा प्रत्येक कार्यक्रम और जनसंवाद के मामले में काफी आगे हैं। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कई मंचों में कह चुके हैं कि आज सोशल मीडिया जनसंवाद का एक सशक्त माध्यम है। इसी कड़ी में मंत्री सौरभ बहुगुणा इसका भरपूर प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सोशल मीडिया अकाउंट काफी एक्टिव है, जिससे फेसबुक पेज पर भी उनके फॉलोअर लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नेशनल खेलो मास्टर्स गेम्स की स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता फुटबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को उनके अच्छे खेल प्रदर्शन के लिए बधाई दी। खेलो इंडिया के अंतर्गत आयोजित नेशनल खेलो मास्टर्स गेम्स का आयोजन दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 30 अप्रैल से 3 मई तक किया गया, जिसमें उत्तराखंड की 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और 50 वर्ष आयु वर्ग की फुटबॉल टीम ने प्रतिभाग किया था। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम द्वारा हर छोटे बड़े व्यापारियों पर नए व्यवसायिक कर निर्धारण को लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। वहीं नए व्यवसायिक कर को लेकर व्यापारियों ने पूरे कोटद्वार में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं हिंदू पंचायत धर्मशाला में एकत्रित होकर मुख्य बाजार में नगर निगम के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए तहसील और नगर निगम कार्यालय जुलूस निकाला और कोटद्वार तहसीलदार के माध्यम से उत्तराखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। होता है सड़क पे ही आता है, उसके पास सड़क पे आने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर टैक्स आगे की रणनीति व्यापारियों के साथ बैठ के करेंगे। व्यापारी तो कह रहे हैं अनिश्चित काल के लिए बंद करेंगे, लेकिन मेरा सुझाव है व्यापारियों को बंद ना करके अनिश्चित टाइम के लिए दुकानें खुली रखी जाएं। वो व्यवस्था व्यापारी को करने में दिक्कत आएगी, लेकिन हम बंद नहीं करेंगे, हम दुकानों को खोल के रखेंगे। और टैक्स तो कोई नहीं देगा, काट दो आरसी सबकी। हमको चाहे हाई कोर्ट तक इसके लिए लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज तक कभी व्यापार मंडल हाई कोर्ट नहीं गया, व्यापारी के खिलाफ PIL लगती रही। पहली बार लगातार कोटद्वार में व्यावसायिक टैक्स के लिए नोटिस आ रहे हैं सभी व्यापारियों को, जिसमें कि व्यापारी पहले से ही टैक्स पेड है और उस पर लगातार टैक्स बढ़ाया जा रहा है। अभी व्यावसायिक टैक्स उसमें जोड़ दिया गया है। ऐसे में लगभग 200 से लेकर 80,000 तक का टैक्स व्यापारियों पर लगाया जा रहा है, जो अलग अलग ट्रेडों पे हैं। ट्रेड लाइसेंस उनको दिया जा रहा है, जो कि नगर निगम के द्वारा उस शासन आदेश का उल्लंघन है, जिसमें कि उन्होंने नगर निगम बनाते समय सरकार ने कहा था कि अगले 10 सालों तक कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये उसका उल्लंघन है, तो व्यापारी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज पूरा कोटद्वार बंद है और 1 हफ्ते के अंदर अगर कोई अच्छी कार्रवाई नहीं की गई व्यापारी के पक्ष में, तो फिर हम परमानेंट जो है बंद रखेंगे। कालाडूंगी के आरक्षित क्षेत्र बरहेनी रेंज में स्थित पौराणिक मोटेश्वर महादेव मंदिर लोगों की अगाध श्रद्धा का केंद्र है। मान्यता के अनुसार भगवान भोलेनाथ यहाँ विशालकाय रूप में विराजमान है। माना जाता है कि मोटेश्वर महादेव का शिवलिंग भारत के सभी शिवलिंगों से आकार में बड़ा है, इसलिए इस धाम को मोटेश्वर महादेव कहा जाता है। आबादी से कोसों दूर घने जंगल में बसा मोटेश्वर महादेव मंदिर अतीत से ही ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है। लोगों का मानना है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, इसलिए इस मंदिर को तपोवन भूमि के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो साल भर इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन मास में इस मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। संत सेवादास कहते हैं कि मोटेश्वर सिद्ध धाम की ये भूमि ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। देश भर के शिवलिंगों का आकार मोटेश्वर महादेव से बड़ा नहीं है, जो इस मंदिर को अलग बनाता है। महादेव ये प्राचीन शिवलिंग है। दुनिया में ऐसी इतनी मोटी, इतनी ऊंची शिवलिंग कहीं नहीं। यहाँ जो भगत 21 दिन आए, उसकी जो कुछ दुनिया में मनोकामनाएं, जो कुछ हो, नौकरी की, पुत्र की, धन की, सभी मनोकामनाएं पूरी। आज पहला सोमवार सावन का है। आज इतनी भीड़ आई है, इतनी तो भीड़ प्रति महीने आया करती है। और जो यहाँ मोटे महादेव की महान कृपा ऐसी है कि जो भगत एक बार आता है वो पुनः जरूर दोबारा आने की कष्ट करता है। कहीं ऐसा शिवलिंग, अच्छा विराट रूप संसार में कहीं नहीं। जैसे कि महाकाल उज्जैन है, वो भी
इतने मोटे नहीं। ये शिव दुनिया में सभी शिवलिंगों से अच्छी और कुदरती मतलब स्वयं भोलेनाथ की प्रकट की हुई ये शिवलिंग है। सितारगंज सिडकुल की गुजरात अंबुजा फैक्ट्री में कल सुबह एक मजदूर की मौत हो गई। 7 काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि फैक्ट्री में मक्का से भरी गाड़ी के पीछे मृतक विपिन खड़े थे, जो गाड़ी को अनलोड करने के लिए निर्धारित स्थान पर लगवा रहे थे। अचानक विपिन का पैर मक्का से भरी गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया और गाड़ी का पिछला भाग विपिन की छाती पर लगा, जिससे विपिन के मुंह से खून आया और वो बेहोश हो गया। तत्काल फैक्ट्री प्रबंधन की गाड़ी में विपिन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने विपिन की जाँच की, लेकिन उस समय तक विपिन की मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि मृतक विपिन की छाती में गंभीर चोट आने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। स्थानीय पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्यवाही प्रारंभ की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये डॉनी डाम बड़वार के है रहने वाले, विपिन नाम है इनका, और गाड़ी के नीचे है, गाड़ी बैक करवा रहे थे, उसके नीचे आ गए, पैर आ गया उनके की तरफ से। अभी ड्राइवर साहब आए थे लेके और कोई नहीं आया था। वह ठेकेदार की तरफ से थे। शिवलाल। कहाँ के? ये बिहार। हमारा नाम आदित्य प्रसाद। कौन लगते हैं उनके? रिश्तेदारी है हमारी। एक ही जगह के रहने वाले? हम जे उत्तरांचली में रहते सावेपुर के, जे बड़वार डॉनी डाम बड़वार के, पीलीभीत में पढ़ा। विपिन कुमार इसका नाम है, इसके पिता का नाम हीरालाल है। ये गुरुपुर पीलीभीत का रहने वाला है। ये गुजरात अंबुजा कंपनी में काम करता था। वहाँ इसके साथ घटना है कि ट्रॉली का गाना इसके सीने पे लगा है, उसी से इंटरनल बीटिंग के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। तो हमने पुलिस को सूचना कर दी है, आगे पोस्टमार्टम ये फैक्ट्री की तरफ से ही लाया गया है, वो इसके साथ है। डोईवाला के साथ पूरे प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए डोईवाला तहसील प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। कल ब्लॉक सभागार में डोईवाला के एसडीएम युक्ता मिश्रा की अध्यक्षता में भारी बारिश के अल्टीमेटम को देखते हुए तहसील के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में एसडीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के आदेश जारी किए, तो वहीं अपने मोबाइल फोन को भी 24 घंटे खुला रखने के निर्देश दिए। मॉनसून का समय प्रारंभ हो चुका है। डोईवाला में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाढ़ का समस्या या पानी के बढ़ने की समस्या रहती है, तो उसके संबंध में हमने समस्त ग्राम प्रधानों को आमंत्रित किया था। खंड विकास अधिकारी के द्वारा खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया था कि वो सभी को अवगत कराएंगे, ताकि हम ये जान सकें कि किसी ग्राम की कोई ऐसी समस्या है जिसका निस्तारण होना है आपदा के दृष्टिगत, कि आपदा से हम बचा पाएँ किसी गाँव को, या कोई ऐसी समस्या वो उठाना चाह रहे हैं जिसमें विभाग वाले उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये बैठक का आयोजन किया था। इसमें ग्राम प्रधान के अलावा हमने अलग अलग विभाग के लोगों को भी बुलाया था, ताकि अगर वो कोई समस्या बताएं तो हम तत्काल उनका निस्तारण करें। 3 दिन का हैवी रेन का अलर्ट है, उसके विषय में भी सबको बताया गया है। एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत एक टीम का गठन किया जाता है, जिसको IRT कहते हैं, इंसिडेंट रिस्पांस टीम। ये IRS सिस्टम का पार्ट है, इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम का। उसके तहत हमने IRS टीम के IRT का वो बुलाया था, उनको उनकी ड्यूटीज़ समझाई हैं। लिखित में तो ऑर्डर पहले इशू हो गया था, लेकिन यहाँ भी एक उनको प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग दे दी है कि अगर कोई आपदा की घटना होती है तो उन्हें कैसे काम करना है, किसकी क्या ड्यूटी है, तत्काल उन्हें रिस्पॉन्ड करना है, कहाँ हमारा कंट्रोल रूम है, किधर उनको रिपोर्ट करना है, ये सब चर्चा की गई। पौड़ी गढ़वाल में विगत 1.5 महीने पहले रेखणीखाल थाना अंतर्गत ग्राम कालिंको में 5 जून 2022 को 28 वर्षीय रामपाल सिंह का शव नहर में मिला था। बताया जा रहा है कि रामपाल विगत 3 जून को मेले में गया था। शाम को घर न पहुंचने पर उसकी खोजबीन की गई थी, लेकिन रामपाल नहीं मिला। 5 जून को रामपाल का शव मिलने के बाद परिवार वालों के द्वारा 8 जून को अज्ञात के खिलाफ रेखणीखाल थाने में प्राथमिकी सूचना दर्ज करवाई गई। परिवार वालों ने अपनी खुद की छानबीन के बाद 24 जून को रामपाल के भाई धर्मपाल ने थाने में नामजद रिपोर्ट दलबीर सिंह के नाम प्रार्थना पत्र थाना रेखणीखाल को दिया, लेकिन 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी थाना रेखणीखाल ने FIR दर्ज नहीं की। कल पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखणीखाल पिंकी नेगी के नेतृत्व में समस्त क्षेत्र वासियों ने थाना रेखणीखाल का घेराव किया। एक्चुअली ये रामपाल उर्फ कालू जो हमारे कालिंको के निवासी थे, 20 गति कौथिक लगता है हमारे यहाँ जौड़ीरौला के पास। तो वहाँ पे जिस दिन कौथिक था उस दिन ये अपने घर से निकले थे कौथिक में जाने के लिए। उसके बाद जो है कौथिक से ये वापस नहीं पहुँचे रात तक भी। तो रात हो चुकी थी, इसलिए परिवार वालों ने सोचा शायद कहीं रुके हों रात को, क्योंकि यहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी कि रात आप कहीं जा नहीं सकते, ना कन्वेंस है, कुछ भी नहीं है। दूसरे दिन सुबह से ढूंढना शुरू किया, तो उस दिन भी सब जगह ढूंढा गया, कहीं बॉडी नहीं मिली। उसके बाद तीसरे दिन में जाके
3 जून को तो गए थे उस दिन, लेकिन 3 जून को कौथिक था। 5 जून को जाके जो है डेड बॉडी मिली, लेकिन डेड बॉडी ऐसी जगह पे मिली जो इतनी पतली नहर है, जिसमें कि मतलब आप ये लगाइए कि कोई हेल्दी सा जो ठीक ठाक जो आदमी होगा वो उसमें मतलब ये लगाइए कि उसमें जा ही नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी बुरी तरह से उसमें फंसे हुए थे। और कई जगह उनके घाव के निशान हैं, आँख के पास इतना बड़ा निशान है कि आप लोग अगर फ़ोटोज़ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि मैं तो ये नहीं कहना चाहती कि हम ये भी नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि पुलिस मित्र पुलिस की भूमिका निभाए, क्योंकि हम ये समझते हैं, आज तक हम यही सोचते थे कि पुलिस जो है हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ी है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं उनसे कि वो इसमें अपना कॉपरेशन ले। लेकिन आज 1.5 महीना होने के बाद, पहले इन लोगों ने कहा अज्ञात के खिलाफ FIR नहीं होती है, पहली बात। उसके बाद दोबारा से इनको एप्लीकेशन दी गई, दोबारा भी जो है तब ये फिर बोलते हैं कि तुमने किसी के नाम पे एप्लीकेशन दी है तो किस आधार पे दी है। अब ये बताएं कि गांव के लोग आपको सबूत लाके तो नहीं देंगे ना, पुलिस का काम है सबूत कलेक्ट करना। तो फिर दोबारा भी यही कहा गया। आज 1.5 महीना गुजर गया है, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुए। आप समझ सकते हैं कि कानून के अंदर किसी भी केस में अगर FIR दर्ज नहीं होती है तो उसकी जो जांच होती है वो कितनी सार्थक होती है, उसमें अपने आप ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जब अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, ये कहते कहते कि हम जांच कर रहे हैं 1.5 महीने का टाइम निकाल दिया गया, 1.5 महीने का टाइम। और अभी भी अगर ये हम ये कह रहे हैं कि आज भी लोग अगर जागरूक नहीं होते तो ये क्रम चलता रहता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनके परिवार के लोग, इनके जो परिवार के लोग हैं वो बहुत दुखी हैं कि हमारा बच्चा जो है इतनी बुरी मौत मरा है कि हमें 2 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली है और पुलिस ने जो है अभी तक FIR दर्ज नहीं की है। हम तो जांच की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई है। और कई तरह की बातें की जा रही हैं कि वो ड्रिंक करके जो है वो गिरा है, जबकि जिस जगह डेड बॉडी मिली है उसके ऊपर कहीं रोड टूटी भी नहीं थी, वो उस टूटी हुई रोड से कहीं दूर जाके मिले हैं। लेकिन अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से हम आपसे बात कर रहे हैं। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहूँगी कि पुलिस मित्र पुलिस की भूमिका निभाए, FIR दर्ज करे। और हम ये चाहते हैं कि जो अधिकारी यहाँ पे जांच कर रहे हैं उन्हें जो है उनकी जगह जो है किसी या तो CBCID से जांच करवाई जाए या तो फिर किसी दूसरे जनपद के सक्षम अधिकारी को यहाँ पे जांच के लिए भेजा जाए। हमारी ये मांग है शासन प्रशासन से। छोटा भाई हूँ और मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। तो 3 तारीख को मेरा भाई मेला गया था, तो मेले से सभी लोग घर आ गए थे और मेरा भाई नहीं आया। जिनके साथ गया था तो वो तो घर आ गए पर वो नहीं आया। तो हमें 4 तारीख को पता लगा कि वो गुम हो गया। तो 4 तारीख को जब ढूंढने गए तो मिला नहीं पहले तो और 5 तारीख को लगभग 12 के लगभग किसी को उसकी डेड बॉडी मिली नहर पे। तो क्या हालत है मतलब डेड बॉडी की हालत किसी ने मार के रखा है उसको, वो तो हमने सीधा देख लिया था। तब आपने रिपोर्ट लिखाई? तब हम 5 तारीख को PM रिपोर्ट कराने गए कोटद्वार, 6 तारीख को घर आए थे और 8 तारीख को हम रिपोर्ट लिखाने आए, FIR दर्ज कराने। तो अज्ञात के खिलाफ लिखाने आए थे तो इन्होंने लिखा नहीं, इन्होंने कहा हम अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर सकते। फिर हम आए 24 तारीख को, नहीं पहले इन्होंने कहा बीच में कि तुम्हें किसी पे शक है तो उसके खिलाफ लिखाओ। तो हम शक के आधार पे लिखाने आए तो इन्होंने कहा फिर सबूत लाओ। तो हमने कहा सबूत कहाँ से लाएं हम। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए और जिन्होंने भी ये काम किया उनको सज़ा मिलना चाहिए। और प्रशासन के खिलाफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतने दिन तक भी FIR दर्ज नहीं हुई है। इतने सारे लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि यदि न्याय की गुहार हम यहाँ पे नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे। इसलिए आज हमको जो है मजबूरन, ये क्षेत्रीय जनता को मजबूरन इस स्थिति में यहाँ पे आना पड़ा है कि हम लोग जो है कालू को अपने भाई रामपाल को जो है न्याय दिला सकें। FIR तो दर्ज कर रखी है पुलिस ने पहले भी? FIR दर्ज नहीं हुई है, हमारे हिसाब से तो FIR दर्ज नहीं हुई है। पहले अज्ञात के खिलाफ कह रहे थे कि अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी, लेकिन अब जो सूचना मिली है कि अभी भी उन्होंने FIR दर्ज नहीं की है। और जिस स्थिति में उसकी बॉडी थी, जिस स्थिति में वो ये घटना हुई है, उससे यही लगता है कि किसी न किसी ने उसके साथ में कुछ चक्र किया है। नहीं तो PM रिपोर्ट आ गई नहीं उनसे?
पीएम रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन पीएम रिपोर्ट का क्या जब कोई रिपोर्ट नहीं है कि भाई जांच तो पुलिस का काम है ना, जांच एजेंसी तो पुलिस है भाई। आम आदमी जांच करके देगा तो फिर पुलिस काहे के लिए है? यदि जांच करने के लिए हमने जाना है तो फिर पुलिस का क्या काम है यहाँ पे? क्या तो पुलिस प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए और जांच को जो है सही तरीके से किया जाए। जिन लोगों पे जो संदिग्ध लोग हैं उनको उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह रावत, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत करतिया था कि 3 जून को एक लड़का गायब हुआ था। हालांकि उसके गायब होने की शिकायत कोई थाने पे नहीं आई थी। दैन 5 को सूचना मिली कि कोई ऐसे गांव वालों ने सूचना दी कि ऐसे ऐसे उसका वहाँ पे मिला। तो पुलिस एसओ साहब यहाँ से खुद गए, वहाँ से दरोगा जी गए, पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई। तो उसमें प्रथम दृष्टा यही था कि वो गिरने से हुआ है। इवन जो हम जब पंचनामा भरते हैं तो उसमें पंच मतलब जो परिवारजन होते हैं उनकी राय लिखाते हैं। तो परिवारजनों ने अपनी राय में खुद ये लिखा है कि हम पंचों की राय में इसकी मृत्यु गिरने से हुई है। तो वो बाकी सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाए। दैन पीएम रिपोर्ट आई तो उसमें हेड इंजरी आई है। अब हम ये भी नहीं बोलेंगे कि उस टाइम पे हेड इंजरी खुद से हुई या जो भी हुआ उसमें जांच हुई। जब खुद उसके परिवारजन है, शुरू में उनका खुद का यही कहना था कि हाँ आप जांच कीजिए, ऐसा ना हो कि किसी हम ये नहीं चाहते किसी गलत के खिलाफ एफआईआर हो या मुकदमा हो। थानाध्यक्ष एसओ साहब कमलेश शर्मा सर ने इसमें खुद जांच की है। इवन जिस पे जो लोग उसके साथ मेले में गए थे उन सबको बुला करके गहनता से पूछताछ की गई, उनके बयान लिखित में लिए गए। परिवारजनों के सामने भी उनसे पूछताछ की गई। जो श्रीपाल, दीपक, लक्ष्मण जी के साथ वो गया था जिस पे शक था, तो शुरू में जो परिवारजनों ने बोला था कि हमें लगता है शायद किसी ने कुछ उसके साथ दुर्घटना की हो, अज्ञात में दी थी। दैन उसके लगभग 23-24 दिन बाद में इन्होंने नामजद एफआईआर दी। खुद जो मृतक के भाई हैं, आई थिंक उनका नाम धर्मपाल है, धर्मपाल है ना आपका नाम, धर्मपाल, और उनके साथ में अजयपाल रावत जी वगैरह आए थे। तो हमने बोला भाई अब तुमने 25 दिन बाद दिलबर का नाम लेने की ज़रूरत क्या, कि दिलबर तो किस आधार पे, तो पूछने का सवाल बनता है। तो इनका बोलना ये था कि एक तांत्रिक ने हमें बताया है कि दिलबर ने उसको मारा है। तो खुद हमने यही बोला था भाई देखो तांत्रिक के बोलना कोई बेस नहीं होता है। तांत्रिक कल के दिन बोल देगा, पिंकी मैडम का नाम बोल देगा कि जी पिंकी पास है, ना मारा, पिंकी ने मारा, तो हम उनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर देंगे ना। तो ये नामजद एफआईआर के बाद भी एफआईआर न करने का कारण ये था। बाकी वो खड़े उनके भाई, आप उनसे पूछ लीजिए कि पुलिस ने कहाँ जांच नहीं की है, कितने लोगों से पूछताछ की है, खुद उनके सामने किए, बुला कर उनको पूछताछ की है। बाकी अभी भी जांच कर रही है एफआईआर की बात, तो एफआईआर उनका अधिकार है, वो होगी। लेकिन पीएम रिपोर्ट में जांच जारी लिखा है, तो जांच हमने की है। एक नहीं कितने लोगों से पूछताछ की है, खुद वादी के सामने भी जिस उनसे उनको लगा है कि इस पर उनको डाउट है, उससे देख करके हमने उनसे पूछताछ की है। पूछताछ ने पूरी गहनता से की है। इवन फिर उन्होंने बोला कि दिलबर पे शक है। हमने बोला कि तांत्रिक का कोई आधार तो नहीं मान सकते, बट हाँ लेकिन उस एंगल से भी हम देखेंगे। CDR VDR एसओ साहब ने पूरी CDR VDR मंगवाई थी, एनालिसिस किया। अभी कुछ लोगों की CDR आना बाकी है। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि पूरे लोगों की आ गई, जाँच पूरी हो गई है। कुछ लोगों की CDR सर ने मंगवा ली है, देखी भी है, तो उसमें अभी तक ऐसा नहीं पाया गया था। मित्र पुलिस की भूमिका छिरे ग्रामीण क्षेत्र में क्या आश्वासन देंगे आप ग्रामीण को? नहीं, मित्र पुलिस हम हमेशा पूछ लीजिए, हमेशा मित्र पुलिस ही रहे। जब लोगों को कुछ हुआ है, कब पुलिस नहीं गई होगी, हमेशा पुलिस होती है उनकी सुरक्षा के लिए। रामनगर के ग्राम गोरखपुर बेड़ाझाल में कल सुबह लगभग 6 बजे 12 वर्षीय खुशी को कोबरा सांप ने काट लिया, जिसके उपरांत खुशी के परिजन खुशी को बाजपुर एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां 12 वर्षीय खुशी जिंदगी की जंग हार गई। आपको बता दें कि यह घटना सुबह लगभग 6 बजे की है। जिस वक्त खुशी स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक घर के दरवाजे के पास बैठे कोबरा सांप ने खुशी को काट लिया, जिस कारण खुशी की मौत हो गई। आज प्रातः 6 बजे करीब लगभग हमें सूचना मिली थी, फ़ोन आया था कि गोरखपुर बेड़ाझाल में ग्राम में एक सांप निकला है, जिसमें कि एक छोटी 12 वर्षीय बच्ची खुशी को उसने डस लिया है। जिसके उपरांत हम वहाँ पर पहुँचे, मैं और मेरी टीम, हमने जाकर उस सांप को रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू करके हमने उनको बताया कि इसको तो केवल कोबरा ने काटा है, कोबरा है, पट्टा है, नई उम्र का है। और उसके बीच में ही पहले वो लोग उसको बात जिसकी रात में उसका दम तोड़ दिया है। हम लोगों ने अभी जाकर के देखा तो लड़की मृत घोषित मिली है हमको, और सांप को रेस्क्यू करके अब लिया है, हम जंगल में छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। टीकाराम गोपाल दत्त सेवा दीप निकेतन कोटाबाग दोहनिया पुस्तकालय में क्षेत्र सेवा प्रमुख धनीराम ने उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान संचालित लाइब्रेरी में अध्ययनरत छात्र छात्राओं समूह की महिलाओं से संवाद किया। वहीं क्षेत्र सेवा प्रमुख ने अपने भविष्य को निखारने के लिए पढ़ रहे नौजवानों और रोजगार के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं समूह की महिलाओं से वार्तालाप कर उनके कार्यकलाप को जाना और विस्तार से चर्चा की। टीकाराम गोपाल दत्त सेवा दीप निकेतन देहोनिया में जो उत्तरांचल उत्थान परिषद का प्रकल्प चलता है, हमारे संघ के माननीय धनीराम जी जो क्षेत्र के सेवा प्रमुख हैं, उनका आगमन हुआ। और जो भी वहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियाँ कर रहे हैं, अपने स्वरोजगार के जीवन यापन के लिए जो रोजगार परक शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उन सबको
एक तरह से वार्तालाप उनसे करते हुए राष्ट्र प्रथम के भाव से जहाँ जाएं वो अपने जीवन व्यवहार में भारत देश को अग्रणी स्थान रखते हुए राष्ट्रीय चरित्र को आगे बढ़ाने का काम करें, ऐसा एक संदेश उनसे मिला जिससे सब लोग उत्साहित हैं और अच्छा महसूस करते हैं। लोक निर्माण विभाग बैरीनाथ के राजकीय ठेकेदार पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भगवत भोरियाल ने लोक निर्माण विभाग बैरीनाथ पर डोलीघाट पोशा मोटर मार्ग में निर्माण कार्य करने के 2 वर्ष के बाद भी सहायक अभियंता के द्वारा भुगतान नहीं करने और मानसिक रूप से उत्पीड़न करने पर कल आत्मदाह की चेतावनी दी थी, जिसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग कार्यालय पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। आत्मदाह के लिए भगवत भोरियाल अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। इस दौरान पत्नी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। इस दौरान मौजूद थानाध्यक्ष हेमचंद्र तिवारी ने समझाया, तब जाकर उन्होंने आत्मदाह का निर्णय वापस लिया। इस दौरान पत्नी ने 4 दिन के भीतर भुगतान नहीं होने पर बच्चों सहित लोक निर्माण विभाग कार्यालय में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। डोलीघाट पुसा मोटर मार्ग में सहायक अभियंता हैं जो संजय वर्मा जी, उनके द्वारा हमें बार बार परेशान किया गया। आज भुगतान करेंगे, कल भुगतान करेंगे करके 1 साल उन्होंने हमारा भुगतान 1 साल तक रोक दिया है और ऊपर से इन्होंने हमारे ऊपर प्लांट भी लगा रखी है। पेनाल्टी किस बात की लगाई वो भी नहीं बताते हैं सही से। और ये बार बार एक बार नहीं बल्कि बार बार मेरे पति श्री भगवत मोरियाल जी यहाँ आते हैं और कहते हैं कि हमारा बिल करवा दीजिए सर, फिर भी वो हमारा बिल नहीं बनाते थे और उन्हें बार बार गुमराह करते थे और मानसिक रूप से भी इनका उत्पीड़न किया गया उनके द्वारा, संजय वर्मा जी द्वारा। और विभाग में बार बार आने के बाद भी उन्होंने और मेडिकल जमा करने के बाद भी मेडिकल खो दिए और उससे भी फिर भी उन्होंने दोबारा मेडिकल बनवाया, फिर भी हमारा बिल नहीं किया। पर्वतीय ठेकेदार संघ समिति ने सरकारी ठेकेदारों से 5 गुना ज्यादा रॉयल्टी वसूलने के विरोध में कोटद्वार के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक कर अपना रोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज को ज्ञापन भेजा और कहा कि ठेकेदार संघ उत्तराखंड सरकार के शासनादेश का विरोध करता है, जिसमें ठेकेदार से 5 गुना रॉयल्टी वसूलने की बात कही गई है। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार ठेकेदारों से 5 गुना रॉयल्टी वसूलने के आदेश को निरस्त करे। अगर हमारी जायज मांगे नहीं मानी गई तो ठेकेदार संघ विभिन्न सरकारी ऑफिसों में तालाबंदी करेगा। इस प्रदेश सरकार के द्वारा सचिव उत्तराखंड शासन ने एक आदेश जारी किया जिसमें रॉयल्टी के संबंध में जो उप खनिज है भंडारण के या अन्य जगह के, उसके लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि प्रत्येक ठेकेदार फॉर्म जे लेकर के ही उप खनिज उठाएगा और यदि वह उप खनिज में फॉर्म जे का इस्तेमाल नहीं करता तो उसे 5 गुना राशि जमा करनी होगी, तभी उसके देयकों का भुगतान होगा। अभी प्रत्येक विभाग में हमारे साथियों के जो बिल हैं काफ़ी बिल हैं और करोड़ों के बिल हैं, वो लंबित हो जाएंगे। यदि इस तरह का जो फरमान है, रॉयल्टी है, ये 5 गुना जमा करते हैं तो जो देयक है उससे अधिक राशि रॉयल्टी के रूप में जमा करनी पड़ेगी। हम सब की मांग है कि तत्काल प्रभाव से इस आदेश को निरस्त किया जाए। जो डॉक्टर पंकज पांडे जी सचिव उत्तराखंड शासन का है उसे निरस्त किया जाए और जो पूर्व की भांति जो देयकों में रॉयल्टी करती थी पूर्व की भांति उसी तरह पुनः उसको सरकार उसमें आदेश जारी करे। अगर आपकी मांगे न मांगे तो क्या करेंगे? इसके लिए ऐसा है मान्यवर, हमारे उत्तराखंड सरकार को बने हुए 22 साल हो गए और जब उत्तर प्रदेश है तब भी यहाँ के लोग, यहाँ लड़के बेरोजगार हैं, रोजगार का कोई साधन नहीं है और पढ़े लिखे लड़के जो क्वालिफाइड हैं, सरकारी नौकरियाँ नहीं हैं, वो अपना कर्ज पात लेके वो करते हैं, वो ठेकेदारी करते हैं। और पहले नियम था सन 2007 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, जनरल खंडूड़ी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक आदेश पारित किया था कि 1 करोड़ से ऊपर की टेंडरिंग जो है 1.5 करोड़ से ऊपर की ई टेंडरिंग होगी। उससे पहले डिपार्टमेंटल होता था और अब 2 करोड़, उसके बाद दूसरी सरकार ने 1.5 करोड़ कर दिया, कोई बात नहीं। अब इस सरकार ने एक तो 20 लाख कर दिया ई टेंडरिंग। अब यहाँ मतलब क्या, या तो यहाँ के ठेकेदार सब चोर हो गए या गलत हैं सब। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो बड़ी कंपनियाँ हैं उनसे बढ़िया काम हमारा लोकल ठेकेदार करता है, क्योंकि वो खुद यहाँ से जुड़ा हुआ है, इस धरती से जुड़ा हुआ है। उसको 10 आदमी मिलते हैं, वो सही काम करता है। अब एक नियम और कर दिया खनन पे
जो साइडों पे अगर अभी दीवार टूट गई, डीएम का आदेश आता है तुरंत सड़क खोलो। यहाँ का लोकल पकड़ेगा, बड़ी कंपनी नहीं आएगी उसको करने के लिए। वो कहाँ से पत्थर लाएगा? वहीं साइड से निकालेगा, अगल बगल से। रॉयल्टी कहाँ, या तो आप गवर्नमेंट रॉयल्टी वहीं पे दो परमिशन, यहाँ से निकालो। रॉयल्टी पड़ती है, डिपार्टमेंट काटता है ठेकेदार से रॉयल्टी, से कटता है, डीएम का 0.25% कटता है। कहीं ठेकेदार की कोई वो नहीं है। उसमें क्या कानून बना रहे हो तुम? कहाँ चोरी कर रहा है ठेकेदार? सरकार को पैसे दे रहा है, चोरी कहाँ पर हो रही है? और 6-6 महीने में बिल हो रहे हैं। एक गरीब आदमी जिसने कर्ज लेके ठेकेदारी की, वो कहाँ से करेगा? 2-2, 3-3 साल से ठेकेदार फंसे हुए हैं और तुम नियम पे नियम बनाते जा रहे हो। दूसरा, A क्लास का रजिस्ट्रेशन है, B क्लास का रजिस्ट्रेशन है, C क्लास का रजिस्ट्रेशन है, यहाँ का आदमी नहीं करवा सकता। ऐसे नियम बना दिए। इंजीनियरों को तनख्वाह दो। अरे काम नहीं है 5 लाख का A क्लास वाले के पास, वो तनख्वाह कहाँ से देगा इंजीनियर को भाई? ये सोचो ना आप लोग। C तक कर दिया इन्होंने। पहले ये था कि हम सर्टिफिकेट लगा देते थे किसी इंजीनियर का, हमारे परिचित है, कोई रिश्तेदार है, उसके लगा दिए कि भाई मेरे यहाँ काम कर। पहले तो ठेकेदार को इंजीनियर रखने की जरूरत क्या है? अरे डिपार्टमेंट काहे के लिए है ये? डिपार्टमेंट के इंजीनियर क्या है? ठेकेदार तो 5th श्रेणी का है, मैं तो पहले से कहता हूँ। उसका जो डिपार्टमेंट का जो चौकीदार है, वो भी ठेकेदार का मालिक होता है साइड पे। ऐसा करो जी, ऐसा करो जी, साफ लिखा रहता है बॉन्ड में कि एज डायरेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट साइड इंचार्ज। तो ठेकेदार की कहा है वो आ गई भाई सारा। भारतीय जनता पार्टी की जिला पदाधिकारी बैठक जिला कार्यालय गोपेश्वर सभागार ग्विलो में जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति मोर्चे के जिला कोषाध्यक्ष रमेश सोनी के निधन पर 2 मिनट का मौन शोक व्यक्त किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता और जिला प्रभारी विजय कपड़वार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर अंत्योदय प्रयत्न से समाज के जरूरतमंद अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य करती है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।